अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले का मंजर सामने आता है। एक घोड़ा गाड़ी पर कालीनें लादी जा रही थी। आयशा खातून पूछती है, मलहून खातून ये कालीनें कहाँ जा रही हैं? मलहून खातून कहती हैं, ये हरमन काया किले जा रही हैं। फिर बाला खातून कहती हैं, ये उस्मान साहब के हुक्म पे जा रही हैं, लाजमी कोई वजह होगी। इसके बाद आइबुल कहती है, हम रवाना होने के लिए तैयार हैं। मलहून खातून आगे आकर कहती हैं, अपनी आंखें खुली रखना, हम वहाँ कालीनें देने नहीं बल्कि हरमन काया किले की तमाम मालूमात लेने जा रहे हैं। अब फतूहात का वक्त है। इसके बाद आइबुल खातून के साथ कुछ खवातीन रवाना हो जाती हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही कमांडर थियोदर का सर उठाकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ ब्लैजिक किले में रुगातोस कह रहा था, कायों की तजारत बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, जबकि हमारे काफिलों की बतनिया से आमद जारी है। निकोला कहता है, उस्मान के कमज़ोर होने से हम ताकतवर हो रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान को ख्याल आता है, जब ताजिर उसे कह रहे होते हैं, उस्मान साहब अगर हमें आप पर एतमाद ना होता तो हम अपनी सारी जमा पूंजी इस माल पर ना लगाते। दूसरा ताजिर कहता है, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है उस्मान साहब, अब हम क्या करेंगे? उस्मान कहता है, आप मेरे से पहले यहाँ मौजूद हैं। मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने कभी आपको किसी मुसीबत में नहीं डाला। इंशाअल्लाह आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। इसके बाद उस्मान को एक और ख्याल आता है। जब उस्मान शेख अदबाली के पास मौजूद था, इतने में बुरान ने आके कहा था, हजूर रुगातोस की तरफ से एक पैगाम आया है। उसने आप और आसपास के गवर्नरों को अपने किले में दावत दी है। उस्मान कहता है, हम उनकी दावत कबूल करेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम उनके किए धरे का हिसाब लेने जाएंगे। इस ख्याल के बाद ब्लैजिक किले का मंजर सामने आता है। निकोला कहता है, हकीकत में तुम्हारा मंसूबा बहुत अच्छा था रुगातोस, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उस्मान को बेचारगी की हालत में देखने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। रुगातोस कहता है, कुछ ही देर में उस्मान इस दरवाजे से अंदर दाखिल होगा। जो हथियार डालने के लिए तैयार होगा, यही मंजर देखने के लिए हम बहुत बेताब हैं। इतने में उस्मान और उसके खास सिपाही किले में पहुँच जाते हैं। इसके बाद रुगातोस कहता है, दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान कहता है, आपने दावत दी और हम आ गए। हमारी आदत है, हम खाली हाथ नहीं आते। ये कहकर उस्मान बुरान को इशारा करता है। वो एक बड़ी सी पोटली रुगातोस के सामने रख देता है। थियोदर का सर देखकर रुगातोस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मेरे जैसी तकलीफ उठाए बगैर आप मरेंगे नहीं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता था, जो मेरे सामने खड़ा होगा उसका यही असर होगा। उस्मान सरदार के सामने उठने वाला सर तन से जुदा हो जाता है। अब तुम अच्छी तरह सुन लो, तुमने मेरी और तमाम तुर्क सरदारों की कमर तोड़ने के लिए तजारत को नुकसान पहुंचाया। सोने के सिक्कों के पीछे तुर्कों के ताल्लुक नहीं टूटते। आपका सामान मेरे पास है। जिस जगह तुर्कों को सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ तुमको भी सुकून नहीं मिलेगा। अब मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो। यह कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। उस्मान के चले जाने के बाद निकोला कहता है, उस्मान पता नहीं कैसे, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया हमारे काफिले का। इतने में रुगातोस कहता है, थियोदर मेरा वफादार सिपाही। ये देखकर कोशिश कहता है, थियोदर के लिए हम वाकई दुखी हैं रुगातोस, मगर हमारे सामने बहुत ही अहम मसला मौजूद है। हम सब के सामान वाला काफिला वहाँ से रवाना हो चुका है। फिर रुगातोस कहता है, अगर उस्मान ने उस पर भी कब्ज़ा जमा लिया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। निकोला कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बज़ात खुद उस सामान की हिफाजत करूँगा। कोशिश कहता है, मुझे तुम्हारी कामयाबी पर पूरा यकीन है निकोला। निकोला कहता है, मैं उस्मान को उस सामान को छूने की इजाज़त भी नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। काई कबीले की खवातीन कालीनें लेकर किले में पहुँच गई थीं। आइबुल कहती है, मारी को इतला दो, हम उनके मतलूबा कालीन ले आए हैं। ये कहकर वो घोड़ों से उतर आती हैं और किले का जायज़ा लेने लगती हैं। कुछ देर बाद मारी वहाँ पहुँचती है और मलहून खातून को खुश आमदीद कहती हैं। मलहून खातून कहती हैं, शुक्रिया मारी, कालीनें लेके मैं खुद आई हूँ। मारी कालीनों को देखकर कहती है, आपने बहुत अच्छा किया।
मलहून कहती हैं आइबुल से मिलिए, उस्मान के चचा की बेटी। मारी उसे खुशामदीद कहती है और फिर कहती है अंदर चलें। इसके बाद मलहून और दूसरी खवातीन मारी के साथ अंदर चल पड़ती हैं। दूसरी तरफ सोगत में उस्मान कह रहा था ये माल गनीमत उन लोगों में तकसीम किया जाएगा जिनकी तजारत को नुकसान पहुंचा। ये सुनकर तमाम ताजिर खुश हो जाते हैं और उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उस्मान कहता है आप फिक्र न करें, हम ज़रूरत पड़ने पर तजारत के दूसरे रास्ते तलाश करेंगे और नए मुआहदे किए जाएंगे। दूसरी जानिब मारी कह रही थी आपका शरबत लाजवाब है, मैं आपकी मशकूर हूँ। फिर मलहून कहती है जो कालीनें तैयार थी वो हम ले आए। फिर मारी कहती है आपका बहुत शुक्रिया। मलहून कहती है बाकी कालीनें आप कैसे वसूल करेंगी। फिर मारी कहती है मुस्तकबिल में हमारे पास कोई काफ़िला नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो कालीनें हम उसमें छुपा देते, इसलिए बेहतर है आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें। इतने में कार्नेलिया कहती है शाम से आने वाला इतना बड़ा काफ़िला जो तमाम गवर्नरों का सामान लेके आ रहा है। मारी गुस्से में उसको बाहर जाने का इशारा करती है। कार्नेलिया के जाने के बाद मारी कहती है शायद कार्नेलिया को कोई गलत फहमी हुई है, वो काफ़िला तुर्कों की हदूद से नहीं गुजरेगा। फिर मलहून कहती है हम आपकी जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं, जब आप कहेंगे हम कालीनें लेके आ जाएंगे। फिर मलहून कहती है आपके साथ तजारत करके मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मारी कहती है मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपका शुक्रिया। इसके बाद मलहून खातून और सब खवातीन किले से रवाना हो जाती हैं। काई कबीले में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, लेकिन जेरकुताई बहुत परेशान बैठा था। फिर बोरान कहता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे भाई। गोंजा पूछती है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। फिर जेरकुताई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरे गले पे ऐसा फंदा पड़ा है कि पानी तक नहीं उतर सकता। फिर बोरान कहता है क्या मसला है भाई, हमें बताओ ज़रा। फिर जेरकुताई कहता है मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उसका हल बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर बोरान और गोंजा मुस्कुराने लगते हैं। फिर जेरकुताई कहता है आइबुल खातून के सामने मेरी ज़बान बंद हो जाती है, मैं उसे कुछ नहीं कह पाता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोरान भाई आप ही कुछ हल बताएं इसका। बोरान कहता है मेरी शादी तो बहुत ही मुश्किल से हुई थी, तुम ऐसा करो उसके सामने खड़े होकर एक ही सांस में कह दो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेरकुताई कहता है एक ही सांस में। गोंजा कहती है हाँ। ये सुनकर जेरकुताई सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब बाला खातून ओरान को उठाकर प्यार कर रही थी। बाला और मलहून खातून ओरान की बहुत तारीफ़ें करती हैं। कुछ देर बाद उस्मान अंदर दाखिल होता है तो वो दोनों उस्मान को खुश आमदीद कहती हैं। फिर उस्मान ओरान को उठाकर प्यार करने लगता है। फिर मलहून कहती है हम कालीनें उनके हवाले कर रहे हजूर। उस्मान कहता है सलामत रहो मलहून। फिर उस्मान अपने बेटे को बाला खातून के हवाले कर देता है। मलहून खातून उस्मान के हाथ में सोने के सिक्कों की पोटली देती है। उस्मान साहब शुक्रिया अदा करके सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाते हैं और फिर मलहून खातून से हरमनकाया किले का अहवाल लेने लगते हैं। मलहून कहती है मारी कालीनें देखकर बहुत खुश हुई सरदार। उसने कहा ये कालीनें मैं अपने कमरे के अंदर लगाऊंगी। मलहून खातून कहती हैं शाम से बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है हजूर, जिसमें तमाम गवर्नरों का सामान मौजूद है। ये सुनकर उस्मान बहुत खुश हो जाता है और मलहून खातून की तारीफ़ करता है। उस्मान कहता है अब उनको पता चल जाएगा कि भेड़िए की ग़िज़ा पर नज़र रखने का क्या नतीजा होता है। बाला पूछती है आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है ख्याल को हकीकत करने का वक्त आ गया है, अब हम पादरी द्राइगोर को इस्तेमाल करेंगे। हमने उसे बड़ी मुश्किलात से हासिल किया है, अब फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है।